हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए बच्चों, आज से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्ट ऑफ मैं मैकेनिक्स बोलता हूं इसे, रोटेशनल डायनामिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही लंबी टॉपिक है और काफी कॉम्प्लिकेशंस है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम सारे थियरीज को एक एक करके क्लियर करेंगे और काफी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स। बच्चों मैं हर एक छोटी बातों को बहुत ही स्लो चीज से स्लो तरीके से और काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे करके मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, पूरे फील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर बड़ा चैप्टर है बच्चों, जबरदस्त टॉपिक है। अगर बच्चों ये क्लियर हो गया आपका तो पीछे की जितनी भी कहानियां आपने पढ़ा है उस पर बच्चों काफी कंट्रोल आ जाएगा आपका, क्योंकि पीछे की जितनी भी कहानी आपने पढ़ा है आज रोटेशन में बच्चों उन सब चीज का यूज होगा, तो फिर आपको यह फील आ जाएगा कि जो आपने पढ़ा है वहां पे वो कैसे पढ़ा है, मतलब उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त फील आ जाएगी बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशनल मैकेनिज्म बच्चों आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, आज कुछ डेफिनेशन वाली चीजें करेंगे। पहले रोटेशनल डायनामिक्स को समझते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, ओके, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, थोड़ी सी फील करेंगे उसको, और रिजिड बॉडी क्या होती है इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों रोटेशन में रिजिड बॉडी, इसको तो कभी कभी रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग रिजिड बॉडी पे कर लेते हैं। हालांकि पहले भी कभी चर्चा हो चुकी होगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिजिड बॉडी क्या है। आप में से बहुत सारे लोग समझते भी होंगे बच्चों। हम लोग जब रिजिड बॉडी की चर्चा करते हैं तो बेसिकली नाम से भी बहुत कुछ क्लियर है कि सर रिजिड का मतलब एकदम से सख्त जैसा हो, तो सख्त का मीनिंग क्या है वो समझते हैं थोड़ा फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, चाहे जैसे भी मूव करे, उसके दो पॉइंट के बीच कभी भी रिलेटिव डिस्टेंस चेंज ना करे, चाहे वो जैसे भी मोशन कर ले, दो पॉइंट के बीच कोई भी एनी टू पॉइंट के बीच कोई भी डिस्टेंस में चेंजिंग ना आए। जैसे कॉस्को बॉल लो बच्चों, कॉस्को बॉल से जब हम लोग बैट से जब हिट करते हैं तो आपको भी पता होगा कि वो पिचकू जैसा ऐसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना। यानी वहां पे अगर दो पॉइंट अगर मैं ले रहा हूं कॉस्को बॉल का, तो क्या उसके बीच की डिस्टेंस घटती बढ़ती रहती है? बिल्कुल घटती बढ़ती रहती है, वो उसके मोशन पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो यहां पे कॉस्को वाली बॉल रिजिड बॉडी में बिल्कुल नहीं ट्रीट होगी। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो बच्चों? ऐसी बॉल जो ड्यूज बॉल वगैरह या फिर और भी ऐसी बॉल ले लो जो क्या है जिसके बीच रिलेटिव डिस्टेंस में थोड़ी भी चेंजिंग नहीं हो, तो ऐसे बॉडी को हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी। क्लियर है बच्चों? तो रिजिड बॉडी कैसी बॉडी है कि ड्यूरिंग मोशन उनके बीच, उनके किसी भी दो पॉइंट के बीच कोई भी डिस्टेंस में चेंजिंग ना हो। ठीक है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। सच बॉडी इन विच देयर इज नो चेंज इन relative separation of any two points ओके ड्यूरिंग मोशन। ऐसे मोशन नहीं कराओगे तो हर बॉडी का तो रिलेटिव सेपरेशन वही रहेगा, लेकिन मोशन के दरमियान बेसिकली बात हो रही है। ठीक है बच्चों, जैसे कोई भी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, अब ऐसे मोशन कर रही है, जैसे भी मूव कर रही है भाई, जैसे भी मूव कर रही है, ये कैसे भी मूव कर रही है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है, के बीच जो डिस्टेंस है ये डी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, अगर डी कांस्टेंट रह गया इसका मतलब है कि बॉडी कैसी है? रिजिड है। ठीक है बच्चों, बॉडी क्या है? रिजिड है। जैसे भी चले बॉडी, आपको पता है कि बॉडी कभी कभी ऐसे भी चल सकती है। ओके ओके, इतनी बातें तो क्लियर है बच्चों। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों। ये बच्चों बहुत जगह पर ये सवाल डायरेक्ट भी कभी कभी इस टेक्निक से हम लोग कर पाते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, रिजिड बॉडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। कोई भी रिजिड बॉडी ले लो, थोड़ा सा इसको फील करना, कोई भी रिजिड बॉडी ले लो और जैसे तैसे मूव कराओ, मतलब कि ऐसे मूव कर रही है तो कुछ पार्ट इसका इधर जा रहा है, कुछ पार्ट इसका इधर जा रहा है, ऐसा हो सकता है बच्चों बहुत बार। ऐसा जैसे पेन को ही ले लो, पेन को ही ले लो, तो बच्चों ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे, तो देखो ऐसे मोशन करने का मतलब ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, ऐसा हो सकता है। ऐसे से कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स इसका मोशन हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, ओके, और ये कुछ इधर इसका पॉइंट जा रहा है, कुछ पॉइंट इसका इधर जा रहा है, जाने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हो रहा है मोशन। सपोज कीजिए कि इसका वेलोसिटी भी ए है, इसका वेलोसिटी भी बी है। क्लियर है बच्चों? और अगर ये रिजिड बॉडी है तो ये डिस्टेंस इसका कभी चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है? मतलब
मतलब अगर बच्चों ये रिजिड बॉडी है, ध्यान समझिएगा, अगर बच्चों ये रिजिड बॉडी है, क्लियर है, तो इस अगर ये रिजिड बॉडी है तो जितना वेलोसिटी इसके अलोंग का, इसके अलोंग का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो अगर ए पॉइंट आगे मूव कर रही है ऐसे, तो बी को भी आगे मूव करना पड़ेगा। सोचो, अगर ए पॉइंट आगे मूव कर रही है, पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं, चूंकि होल बॉडी मूव कर रही होगी तो ए पॉइंट भी आगे मूव कर रही होगी, तो ए पॉइंट बच्चों अगर आगे मूव कर रही है इस साइड में, तो अगर बी उधर मूव नहीं करेगा तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ओके या फिर ए नहीं बढ़ रही है, बी आगे बढ़ रही है, तो फिर डिस्टेंस घटती जाएगी। समझ पा रहे हो? तो साफ क्लियर है कि एक ही जो रफ्तार होनी चाहिए, कॉमन दोनों पॉइंट के लॉन्ग जो होनी चाहिए वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा मैं प्रोजेक्शन करूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा मान लूं और इसको थोड़ी देर के लिए बीटा मान लूं, तो इधर की रफ्तार कौन सी हो गई? भी ए कॉस अल्फा। इधर की रफ्तार कौन सी हो गई? कंपोनेंट तोड़े तो भी ए साइन अल्फा। बच्चों इधर की रफ्तार कौन सी हो गई? तो ये हो गई भी वी कॉस बीटा, और इधर परपेंडिकुलर क्या हो गई? भी वी साइन बीटा। ओके, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ए पॉइंट की जो वेलोसिटी होनी चाहिए पक्का बी के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ ए किसके अलोंग? ये किसके अलोंग? अलोंग ए बी, मतलब ऐसे इस लाइन के अलोंग। तो क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि भी ए साइन अल्फा, हाँ, क्या इक्वल हो जाए अगर मैं ये थीटा लिया हूं तो भी वी कॉस बीटा के? बिल्कुल। समझ रहे हो? इस चीज को समझो, ये वाली वेलोसिटी पक्का इस वाले के बराबर हो गई। अगर ये वाला वेलोसिटी इसके बराबर नहीं होगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि ए या तो आगे बढ़ेगा या बी आगे बढ़ेगा, तो दोनों के बीच सेपरेशन बदलती जाएगी। ऐसा क्यों? ड्यू टू रिजिड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? यहां तक तो ठीक है, यह आश्चर्य ज्यादा आपको नहीं लगा होगा। बच्चों नेक्स्ट चीज ज्यादा आश्चर्य करने वाला है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों कोई भी रिजिड बॉडी जब इस तरह से मोशन करती है, तो अगर आप किसी भी एक पॉइंट पर बैठ जाओ, ध्यान रखना मेरी बात, किसी भी एक पॉइंट पर बैठ जाओ, किसी भी एक पॉइंट पर बैठ जाओ, ओके, तो ध्यान रहे कि किसी एक पॉइंट पर अगर बैठ जाओगे तो या तो इस रिजिड बॉडी, मतलब अदर पॉइंट्स, जो भी अदर पॉइंट्स है, ए पॉइंट पर बैठ जाओ या बी पे बैठ जाओ, तो अदर पॉइंट्स या तो बच्चों रेस्ट में नजर आएगा। किस में नजर आएगा बच्चों? या तो रेस्ट में नजर आएगा, या नहीं तो दूसरे केस में नजर आएगा तो वो सर्कुलर मोशन नजर आएगा। समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। कोई भी रिजिड बॉडी मोशन कर रही है तो रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट पर बैठ जाओ, बैठ गया, दूसरे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, ठीक है? तो जब आप दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको हमेशा दूसरी वाली पॉइंट या तो रेस्ट में नजर आएगी, नंबर 1 पॉइंट, या फिर अगर मोशन भी करती होगी तो सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा ये बात आपको सरप्राइज लगेगा, बहुत सरप्राइज लगेगा, ठीक है? मैं सब कुछ क्लियर करता हूं और कैसे, मैं पूरी फील के साथ बात करता हूं, ठीक है? तो अगर विद रेस्पेक्ट टू ए की बात करें बच्चों, ए के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में बात करूं, थोड़ा सा इसी बॉडी को मैं थोड़ा बना लूं, थोड़ा फील करवाने की कोशिश करूं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर मैं ए पे बैठ जाऊं तो आपको इतना तो पता ही है, रिलेटिव वेलोसिटी के सेंस में जब हम जिस बॉडी पे बैठते हैं तो उसकी स्पीड को हम लोग छीन लेते हैं। बहुत अच्छा, छीन करके क्या करते हैं? दूसरे वाले पॉइंट जिसके का स्पीड हमें देखना होता है उसको दे देते हैं, बिल्कुल देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों ये तो रेस्ट में मानी जाएगी, बिल्कुल। अब इसकी स्पीड छीन करके इसको दे दो, तो इसकी जितनी ये स्पीड ये है उतनी ही ये स्पीड ये है। अगर ये दे दूंगा तो इधर वाली वेलोसिटी इस पर दे दूंगा, बी को अगर दे दूंगा तो इधर उतना ही देना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसल, ओके। तो इसके पास ये वाला वेलोसिटी बचा, और साथ साथ बच्चों इसको छीन करके इधर दे दूं तो बी की जो रफ्तार हो जाएगी वो होगी भी वी साइन बीटा प्लस भी ए कॉस अल्फा। ये रफ्तार हो जाएगी। ये वेलोसिटी ऑफ क्या है बच्चों? बी। किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। जब हम ए पे बैठते हैं तो, और ये है किधर? इस लाइन के बच्चों, इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। ऑलवेज हमेशा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ए रेस्ट में हो और बी चल रही हो वो भी परपेंडिकुलरली, बच्चों ये कैसा मोशन है? सोच के देखो तो।
मान लीजिए कि ये रॉड में मैंने हिंज कर दिया, रॉड में मैंने ऐसे यहां पे बांध दिया और इस रॉड की इस एंड की या किसी भी एंड की वेलोसिटी ऐसे देखी जा रही है, ऑलवेज परपेंडिकुलर देखी जा रही है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर देखी जा रही है, ठीक है। तो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर ही हो पाएगा ना। एक पॉइंट रेस्ट में हो, ठीक है, और ऐसे मोशन कर रही है, तो साफ क्लियर है बच्चों, एक ऐसा मोशन होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ही वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा आर वाले के परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों साफ क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ बी, यार मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी या मोशन ऑफ बी with respect to A will be circular। यहां में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्कुलर। लेकिन मैंने 2 पॉइंट बोला है कि या तो वो सर्कुलर मोशन होगा या रेस्ट में। 2 बात मैंने बोला है, या तो सर्कुलर मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। अब रेस्ट में कब होगा वो देख लीजिए। मान लीजिए कोई बच्चों रिजिड बॉडी है और ए ऐसे सब भी से जा रही थी, इसकी सारी पॉइंट कितने से जा रही है, भी से जा रही है ऐसे, मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन जैसा हो रहा है। कैसा हो रहा है बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। अब मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, रिजिड बॉडी है। तो बच्चों अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो ए की स्पीड छीनूंगा और बी को दे दूंगा, ठीक। तो अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू ए बात करूंगा तो ए की स्पीड छीन लिया, बी को दे दूंगा, तो बी की एक स्पीड इधर है और ए की स्पीड इधर, तो क्या होगा, रेस्ट में हो जाएगा ना। सोचो रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो गई भाई, 0। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो अभी नहीं चल रही है, इसका मतलब क्या है, रेस्ट में है, ठीक। तो ध्यान रखना कि रिजिड बॉडी पे किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट को देखोगे तो हमेशा सर्कुलर नजर आएगा या नहीं तो रेस्ट में वो नजर आएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना, इस पॉइंट को यहीं पे लिख लेना भाई कि वेलोसिटी ऑफ या मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी with respect to another point will be circular। और ऐसे कुछ विशेष केस में क्या होगा, और रेस्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो रिजिड बॉडी बच्चों समझ में आया। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें ड्यूरिंग मोशन किसी भी 2 पॉइंट के बीच जो रिलेटिव डिस्टेंस है कभी भी चेंज ना करें। दूसरे लैंग्वेज में, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटीज एक ही होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए और एक ही मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों, ओके। इतनी बातें क्लियर है, कहीं से कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्लियर करते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है और रोटेशनल मोशन क्या है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन को समझते हुए फिर रोटेशनल मोशन को समझेंगे तो ज्यादा फील आएगी, ओके। तो पहले आप इस चीज को क्लियर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों को देखने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे बच्चों कोई भी बॉडी है, ठीक है, और ये ऐसे मूव करे, ठीक है, ऐसे मूव करे ताकि इसका जो हर एक पॉइंट है वो पैरेलल पाथ पर शिफ्ट करे। ऐसे मूव करे ताकि इसका हर एक पॉइंट क्या हो, पैरेलल पाथ पर शिफ्ट करे। पैरेलल पाथ में कोई जरूरी नहीं है स्ट्रेट पाथ, ये कर्व वाली पाथ भी हो सकती है। जैसे यहां से यहां ऐसे चला गया ये बॉडी, ऐसे चला गया बच्चों, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि हर एक पार्टिकल इसका क्या हुआ है, एक पैरेलल ट्रैक पर मूव किया है। चाहे तो आप स्ट्रेट पाथ पर भी ले जा सकते हो इस तरह से, इस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली पॉइंट यहां पे चली गई, क्लियर है। तो ये जो पाथ हो रहा है, मतलब इसका यहां से यहां जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं, ट्रांसलेशन तो है ही लेकिन विशेष रूप से कर्वी लीनियर है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, रेक्टिलिनियर जैसा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो ऐसे दोनों ही मोशन कैसे कहलाते हैं बच्चों, ट्रांसलेशनल।
ओके, मतलब इसकी जो भी पाथ है कैसी है, पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रही है। क्लियर बच्चों, यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो फिर ट्रांसलेशनल में और फिर रोटेशनल में क्या फर्क है, आइए मैं बताता हूं आपको। रोटेशनल मोशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें हर एक पार्टिकल स्पेसिफिकली सर्कुलर पाथ कर रही हो। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। रिजिड बॉडी की मोशन, ऐसी रिजिड बॉडी की मोशन, ठीक है, जिसमें उसकी हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही हो, ठीक, और वो सर्कुलर मोशन, उस सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर पाथ का जो सेंटर हो किसी एक्सिस पे हो, मतलब कहीं एक खास लाइन पे हो। ओके, और उस लाइन को, जिस लाइन पर हर एक सर्कुलर पाथ का सेंटर है, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझिएगा। इससे सपोज करो बच्चों कि मैंने एक ऐसा कोई रिजिड बॉडी लिया और यहां पे एक एक्सिस बना दिया, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे से गोल गोल ऐसे गोल गोल घूमने लगा, ठीक। तो बच्चों ये गोल गोल ऐसे घूमने लगा। ओके, तो इसका हर एक पार्टिकल पे ऑब्जर्व कीजिए, हर एक पार्टिकल को देखिए। ये पार्टिकल इस एक्सिस से ऐसे से गोल गोल घूम रही होगी, ये वाली पार्टिकल ऐसे से गोल गोल घूम रही होगी, यहाँ वाली पार्टिकल ऐसे से गोल गोल घूम रही होगी। जब ऐसे से घूमेगा तो ऐसे घूम रही होगी, ठीक। और जो एक बार डिस्टेंस हो गया वो कभी बदलने वाला है नहीं, चारों बगल सेम डिस्टेंस पर ऐसे से चलेगी। तो बच्चों इसकी हर एक पार्टिकल क्या हो रही है, सर्कुलर पाथ पर ऐसे से गोल गोल घूमी जा रही है। तो इसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। ध्यान रखिएगा, इसके मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। एक ऐसे मोशन जिसमें हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रही हो। क्लियर है बच्चों। और बच्चों हर सर्कुलर का जो सेंटर है, हर सर्कल का जो सेंटर है, हर सर्कल का सेंटर है वो एक ही जगह नहीं है बल्कि एक लाइन पे है। तो इस लाइन को बोलेंगे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग प्योर रोटेशनल की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी बहुत रोटेशनल भी होती है, थोड़ी बहुत ट्रांसलेशनल भी होती है, तो अभी फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, प्योर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होती है, सच मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल मूव्स ऑन circular path and center of each circular path lies on a same line which is known as axis of rotation। क्लियर है बच्चों, कुछ भी खास नहीं है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रोटेशनल मोशन। क्लियर है, इतनी बातें तो कंफर्म है बच्चों। अब रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल के लिए बेसिकली दी गई है। एक पार्टिकल है और एक सेंटर है, वो एक प्लेनर मोशन की तरह है, ठीक है। एक 3D में आप नहीं बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है बच्चों, तो अगर ये ऐसे से मोशन करे तो एक पार्टिकल ऊपर भी है, एक पार्टिकल नीचे भी, अगल बगल सब सारे साइड में एक 3D जैसा है, समझ रहे हो। और एक पार्टिकल की बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे से घूम रही है, तो दिस इज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। और रिजिड बॉडी मोशन कैसा है बच्चों, उसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब बहुत सारे सर्कुलर मोशन के कॉम्बिनेशन से बना है रोटेशनल मोशन। क्लियर है, चलिए। तो इतनी बातें तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो पहले बता रखा था, लेकिन रोटेशनल मोशन आज हमने सीखा कि एक ऐसी मोशन रिजिड बॉडी की जिसमें पार्टिकल, उसके हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और सारे के सेंटर्स एक ही जगह नहीं है बल्कि एक लाइन पे है। ओके, और उस लाइन को हमने क्या देखा है भाई, क्या नाम दिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बच्चों। तो ये रहा हमारा प्योर रोटेशनल मोशन की कहानी। क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों थोड़ा सा रोटेशनल मोशन पे डायरेक्ट आने से पहले अब रोटेशनल मोशन की कहानी को यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक। क्योंकि रोटेशनल मोशन में हमें, जैसा कि मैंने बताया, कि एकदम जीरो लेवल से चीजों को स्टार्ट करना है, हर वो बेसिक चीज समझना है, तभी रोटेशनल मोशन की कहानी समझ में आएगी। तो रोटेशनल मोशन को तो समझ में आ गया भाई कि रोटेशनल मोशन एक्चुअल में क्या चीज है, ठीक।
लेकिन रोटेशनल मोशन को समझने के लिए उसमें जो जरूरी चीजें हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, उसकी भी एक लंबी चौड़ी क्लास होगी। टॉर्क, टॉर्क क्या चीज है, ओके। तो बस हर एक छोटी छोटी चीजों को पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, और समझने के बाद फिर हम लोग रोटेशनल मोशन पे आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। पहले आप इस काम कीजिए, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, तो उसके बाद आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी स्टार्ट करेंगे। इनर्शिया के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है बच्चों, अभी क्लियर करेंगे। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम लोग की प्लानिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बच्चों? लेकिन बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आने से पहले कुछ और बेसिक चर्चा थोड़ा सा करना चाहेंगे हम, ठीक है बच्चों। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो सर्कुलर मोशन में हमने छोटी मोटी चर्चा करी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, इस पे हमने थोड़ी सी चर्चा करी है, ओके बच्चों। यहां पे रोटेशनल मोशन में चूंकि हर एक उस पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो हम लोग वहां भी एंगुलर वेलोसिटी की चर्चा करेंगे, एंगुलर मोशन की तो चर्चा होगी ही होगी डेफिनेटली, ओके। रोटेशनल में तो ये सब चीजें होनी ही है। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग बैक से करना चाहेंगे। आई थिंक आप सब लोगों का कंसेप्ट क्लियर ही होगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, बस एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों थीटा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है इस तरह से, और ये कोई एक्सिस है ऐसे, और ऐसा एक्सिस लेते हैं जिससे हमें समझाने में बनेगा। एक्सिस अभी ऐसा है, कागज के प्लेन के जस्ट अंदर में ऐसे, ये रोटेट करके यहां पे चली गई, यहां पे रोटेट करके चली गई, तो अभी इसकी पोजीशन ये थी, बाद में ये हो गई। तो ये जितना एंगल बनाया, ठीक है, इसी एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब इसमें मेन चीज क्या है, ये तो कोई नई बात नहीं है कि एंगल क्या बन रहा है। मेन बात यह है बच्चों कि चूंकि ये बॉडी कैसी है, रिजिड है, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि यहां वाला पार्टिकल गया होगा तो फिर अगर ये थीटा बनाया तो यहां वाला पार्टिकल कुछ कम एंगल या ज्यादा एंगल, नहीं। हर एक पार्टिकल, जैसा कि मैं आपको बताया कि दो पार्टिकल के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कहीं भी कोई हो वो चेंज होने वाली नहीं है, ना आगे पीछे कुछ भी नहीं। अगर ये सिचुएशन है तो फिर यहीं पे ये सिचुएशन होगी, हर एक पार्टिकल रिलेटिवली अपने ही जगह पर रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों क्या होगा कि थीटा हर एक पार्टिकल का सेम एंगल होगा, हर एक पार्टिकल का सेम थीटा होगा। थीटा विल बी ऑलवेज सेम हर एक पार्टिकल के लिए, ध्यान रखिएगा। थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, फॉर ईच पार्टिकल। हर एक पार्टिकल जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, जैसे यहां वाला पार्टिकल की बात करें तो जितनी एंगल ये बनी है, यहां वाले पार्टिकल की बात करूं, यहां वाला, जितनी भी पार्टिकल है ना बच्चों, सब के सब कितनी एंगल पे घूमी है, थीटा पर, ठीक है। हर एक पार्टिकल के लिए थीटा सेम होगी। पहली चीज तो ये याद रखिएगा हमेशा के लिए। दूसरी चीज, जब हर एक पार्टिकल का थीटा सेम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी की बात मैं कर लूं थोड़ी देर के लिए, ये आपको भी पता है ओमेगा। आपने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी। अब बच्चों सब सेम ही एंगल बना रही है तो सबकी ओमेगा भी तो सेम होगी। सो बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा ऑफ each and every particle of rigid body will be same। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के रोटेशनल में ये सब बड़े काम का चीज होगा। रोटेशनल मोशन में बच्चों कोई भी पार्टिकल हो तो पूरे रिजिड बॉडी की अगर ओमेगा है तो हर एक पार्टिकल की ओमेगा क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सारा सेम थीटा पर घूमेगा सेम टाइम में, तो फिर सबका ओमेगा क्या होगा, सेम। सिमिलरली अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं आज, क्योंकि फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो जो अल्फा क्या होगा सबको पता है, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब जब सबका ओमेगा सेम ही है, सबका सेम ही तरीके से ओमेगा बदल रहा है, तो उसका भी रेट सेम ही तरीके हो सकता। तो अल्फा ऑफ, अगर अल्फा है तो अल्फा ऑफ ईच पार्टिकल विल बी सेम। ध्यान रहे मेरी बात, मैं केवल और केवल थीटा, ओमेगा और अल्फा की बात कर रहा हूं बच्चों। मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्टेंस की भी बात नहीं कर रहा, और मैं लीनियर एक्सेलरेशन की भी बात नहीं कर रहा। कंफ्यूज नहीं होंगे आप। मैं केवल और केवल एंगुलर सेंस में जो पैरामीटर्स, जो टर्म्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
ओके, अब थोड़ा आइए फील और करते हैं इस चीज को। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, या फिर ऐसा रॉड टाइप का ले लेता हूँ, ज़्यादा मजा आएगा बनाने में फोटो। कुछ ऐसा सिस्टम है बच्चों, यहाँ पे कोई एक्सिस है, मतलब कागज के प्लेन के अंदर में है, और इसी पर ऐसे गोल गोल घूम रही है। सपोज कीजिए कि इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई कभी, ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई, ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गया। तो अब हर एक पार्टिकल सेम एंगल पे घूमी है। लेकिन वेलोसिटी के मामले में बच्चों देखिए, अगर मैं यहाँ के पार्टिकल, ए पार्टिकल की बात करूँ, बी पार्टिकल की बात करूँ, सी पार्टिकल की बात करूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, एक बार रिवीजन कर लेता हूँ बच्चों। अगर मैं बोलूँ कि सब ओमेगा से घूम रही है, मान लीजिए कि ओमेगा से घूम रही है, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। ध्यान से देखिएगा, ए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अच्छे से देखिएगा तो ध्यान से। ए की दूरी मान लीजिए L1 है, बी की दूरी L2 है, और सी की दूरी L3। ये तो समय के अनुसार से चेंज नहीं होगा, बिल्कुल रिजिड बॉडी है, अभी भी L1, L2, L3। क्लियर है बच्चों? ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा ऑफ ए सेम होगा, हाँ, थीटा ऑफ बी भी सेम होगा, थीटा ऑफ सी, मतलब जो एंगल बना रही है सबके लिए सेम होगा। ओमेगा ऑफ ए, ओमेगा ऑफ बी, ओमेगा ऑफ सी, बिल्कुल। अल्फा अगर होती है तो तीनों का क्या होगा? बराबर। ये तो कंफर्म है, 100% राइट है ये। क्लियर है बच्चों? लेकिन क्या वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ सी क्या बच्चों बराबर है? सोच के देखो, लॉजिकली सोचो कि क्या ए की वेलोसिटी कभी बराबर हो सकती है? स्पीड के बारे में सोच रहा हूं मैं। अब यहां से यहां बच्चों, यहां से यहां मान लो 1 सेकंड में चला गया, तो 1 सेकंड में ए वाली पार्टिकल कम ही दूरी तय करी, लेकिन 1 सेकंड में ही बी वाली पार्टिकल थोड़ी ज्यादा दूरी की बात मैं कर रहा हूं, एंगल की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए इससे ज्यादा दूरी है, और सी वाले कुछ और ज्यादा दूरी। तो सेम ही टाइम में, लॉजिकली सोचो, फील करके सोचो, सेम ही टाइम में सी ज्यादा दूरी तय कर रही है, मतलब सी ज्यादा रफ्तार से चल रही है, सी ज्यादा रफ्तार से चल रही है, ओके, बी से। और ए की रफ्तार सबसे कम। क्यों कम? टाइम सेम लगा सबका, लेकिन ये कम दूरी तय करी, मतलब स्लो चल रही थी। सेम टाइम में थोड़ी ए से ज्यादा दूरी तय करी, मतलब थोड़ी फास्ट, और भी ज्यादा दूरी तय कर ली, और ज्यादा फास्ट। एक तो लॉजिक ये है ऐसे फील करके। दूसरा लॉजिक बच्चों, दूसरा लॉजिक आपने ही पढ़ा है कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर ओमेगा से घूम रही है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर से दी जाती है। याद करें, अगर कोई भी सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल अगर ओमेगा से लगातार घूम रही है तो उस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बच्चों? ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। ओके, तो अगर मैं इस तरीके से देखूं, वेलोसिटी ऑफ ए मैं देखूं तो क्या होगा? ओमेगा टाइम्स ऑफ L1। बिल्कुल होगा, ओमेगा टाइम्स ओमेगा तो सबका सेम है, सबका ओमेगा सेम है, सबका थीटा सेम है, सबका अल्फा सेम है, ओके। एंड वेलोसिटी ऑफ बी निकालूंगा तो क्या होगा? ओमेगा टाइम्स ऑफ L2। वेलोसिटी ऑफ सी निकालूंगा तो ओमेगा टाइम्स ऑफ L3। तो बच्चों सबका L1, L2, L3 में कौन बड़ा है? L3 बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? BC। चीजें वैसी या नहीं है? तो चीजों को आप जैसे फील करें, बस आपको फील करना है। समझ पा रहे हो बच्चों? ओके, इस सारा कुछ आगे चल के हमें मिलने वाला है, तो पहले एक बार बेसिक तो क्लियर कर ले। ओके, नाउ अब बच्चों एक्सेलरेशन की बारी है। ओके, तो एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। अब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमती है बच्चों, तो उसकी दो एक्सेलरेशन हो सकती है। ओके, तो एक होती है इसकी लीनियर एक्सेलरेशन। अगर अल्फा है बच्चों, तो अल्फा होती है, तो एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होती है रेडियल। रेडियल तो होना ही है उस पर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का कहानी तो ऑलवेज होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो वो होगा ही। अल्फा अगर हो रही है बच्चों तो टेंजेंशियल भी होगी। क्यों? सोचो जरा, सोचो बच्चों, अल्फा का मतलब क्या होता है कि ओमेगा का बढ़ना, मतलब ओमेगा का बढ़ना मतलब जिस रेट से थीटा बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ना चाहिए। ओमेगा अभी कुछ और है, बाद में कुछ और, मतलब ओमेगा बढ़ना चाहिए। अब बच्चों ओमेगा कैसे बढ़ेगा? ओमेगा बढ़ेगा कैसे? सोचो, ओमेगा तभी बढ़ सकता है, देखो ओमेगा बराबर V बाई आर कर लेते हैं, तो ओमेगा तभी बढ़ सकता है जब V बढ़ेगा। ठीक, ध्यान समझना, ध्यान से समझना बच्चों, ओमेगा बराबर क्या होता है? V बाई आर। ठीक, मैं बोल रहा हूं कि अल्फा आना है, तो अल्फा आने के लिए ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा या मतलब ओमेगा को चेंज होना पड़ेगा। ठीक, ओमेगा कब चेंज होगी? जब वेलोसिटी चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी कैसी होती है बच्चों? ध्यान रहे, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी किधर होती है? ऑलवेज टेंजेंशियल होती है, हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले तो हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में, हमेशा टेंजेंट है, रेडियस से परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से रिलेट करो चीजों को। अल्फा तब होगी जब ओमेगा चेंज करेगा, बदलेगा, घटेगा या बढ़ेगा, और ओमेगा तब बदलेगा जब भी चेंज करेगा, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी बदलेगा। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी बदलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आएगा ना। क्लियर है? तो साफ क्लियर है बच्चों, ओमेगा के चेंज होने से
अल्फा के आने से ओमेगा का चेंज करना, ओमेगा के चेंज होने से भी का चेंज होना, भी के चेंज होने से ए टेंजेंशियल का आना, मतलब वो नॉन जीरो नहीं होगा। क्लियर है? तो अब एक बात मेरे को बताइए कि अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए, टेंजेंशियल की बात करूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात करूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सी की बात करूं, तो फिर से वही कहानी हो जाती है। आपने पढ़ा है कि अल्फा इंटू आर बराबर ए टेंजेंशियल होता है, तो अगर आर ज़्यादा होगा, अल्फा सबका तो सेम ही होता है पार्टिकल का, तो आर बढ़ेगा तो ए टी बढ़ जाएगा, तो आर सबसे ज़्यादा किसका है? सी का, तो इस सब ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जितनी दूर होगी पार्टिकल की उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है? कौन सी बच्चों, कौन सी एक्सेलरेशन है ये? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर लें तो ए रेडियल क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर, ये भी तो बच्चों वही है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं रेडियल की बात करूं, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी ऑलवेज लेस देन रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ बी और रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सी, और ये होती कितनी है? ओमेगा। ये सेंट्रीपिटल की बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर बच्चों? तो हमने क्या देखा कि जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रही है, बॉडी अगर कोई रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसके हर एक पार्टिकल का ओमेगा, थीटा और अल्फा सेम ही तरीके से होगी। अगर एक पार्टिकल की अल्फा है तो हर एक पार्टिकल की अल्फा वही होगी। एक पार्टिकल की ओमेगा अगर कुछ मालूम हो गई तो हर पार्टिकल की ओमेगा वही होगी। एक पार्टिकल अगर थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हुई तो हर एक पार्टिकल थीटा एंगल पर डिस्प्लेस होगा। बट लीनियर पैरामीटर्स, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशंस, लीनियर एक्सेलरेशन में दो या तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, दोनों ही किसकी ज्यादा होती है बच्चों? दूर वाले पार्टिकल का। क्लियर है? सबसे ज्यादा दूर वाले पार्टिकल का और सबसे पास का सबसे कम होता है। क्लियर है? तो यहां से बच्चों एक बात समझ में आ रही है कि हमें रोटेशन करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है उसके हर एक पार्टिकल का लीनियर पैरामीटर और एंगुलर जो पैरामीटर्स है उसके बीच एक कनेक्शन समझ में आ रहा है। क्लियर है बच्चों? कुछ और बातें हैं जो बेसिक बातें हैं जो मैं चर्चा करना चाहूंगा इसमें। जो आपने इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन में भी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल एंगुलर वे से मूव कर रही होती है, सेंटर के रेस्पेक्ट वो एंगुलर मोशन कर रही होती है। ओके, तो वहां पे मैंने इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स तो फिट किया था एंगुलर सेंस में, याद होगा। सारा का सारा जो v इक्वल्स यू प्लस एटी था वो ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इक्वेशन ऑफ जो काइनेमेटिक्स है वो भी वैलिड है, याद रखिएगा। मैं इसको साफ करके थोड़ा सा बता देता हूं चीजें, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, चीजों को फील कीजिए, क्योंकि सब कहीं ना कहीं रोटेशन में आपको परेशान करेगा। अगर बेसिक फील नहीं है तो परेशान हो जाओगे आप। चलिए बच्चों थोड़ा सा और समझ लेते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इन एंगुलर मोशन। या सीधे मैं रोटेशनल मोशन लिख देता हूं। अब मैं इसलिए रोटेशनल मोशन में बॉडी का मैं लिखूंगा कि बॉडी का हर एक पार्टिकल का थीटा ओमेगा अल्फा तो सेम ही होता है, तो पूरे बॉडी के लिए लगा लो या किसी पार्टिकल के लिए लगा लो, कोई बात नहीं है, सब वैलिड है। तो हमने तो पढ़ा था सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल के लिए, याद करो, एक पार्टिकल के लिए पढ़ा था ना ये सब। अब बॉडी के लिए भी ये चीज हम लागू कर लेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा ओमेगा और अल्फा एंगुलर पैरामीटर्स चेंज नहीं होती है, पूरे बॉडी के लिए जो होती है वही हर एक पार्टिकल के लिए होती है। ओके, अब बात करते हैं तो पहला इक्वेशन याद होगा, ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। किसकी तरह बच्चों? v इक्वल्स यू प्लस ए टी, याद होगा ये सब। ओके, दूसरा क्या होता है? थीटा मतलब s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर, तो s के जगह पर थीटा ओमेगा टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको देख लीजिएगा सर्कुलर मोशन में डिटेल से, अगर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से वीडियो सेशन को पीछे देख लीजिएगा। फिर बच्चों एक और है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 as, a के जगह पर यहाँ अल्फा और s के जगह पर थीटा। और nth टाइम वाला याद होगा, थीटा n इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस हाफ ऑफ अल्फा 2n-1 nth टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है बच्चों? तो इतनी चीजें दिमाग में हमेशा बनाए रखिएगा, आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये सब बड़े काम का चीज है। ठीक है, अब यहां पे आपको अल्फा निकालना सिखाया जाएगा कि अल्फा हम कैसे निकालते हैं, तो ये सब चीज यहां पे आप सीखेंगे। क्लियर है बच्चों?
तो चलिए इतनी चीजों को पहले दिमाग में डाल लीजिए, फिर हम लोग आगे आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर एक बेसिक आइडिया देंगे। ठीक है, स्टार्ट लिटरली बोलूं तो भी हम आगे स्टार्ट करेंगे आगे के वीडियो सेशन में, लेकिन आज के वीडियो सेशन में आपको पूरी फील देने की कोशिश करूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली है क्या। ठीक है, और अगर समय मिलता है तो भाई हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटेल डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर है? चलिए पहले इन सब चीजों को एक बार समराइज कीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात कर ही लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये टॉपिक अपने आप में 2-3 क्लासेस का टॉपिक है, तो हम लोग काफी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसका, हर एक पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। ओके, तो सबसे पहले बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक, लेकिन इनर्शिया वर्ड तो पहले सुन रखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। आप सब लोग जानते हो इनर्शिया क्या है, एक टेंडेंसी है बॉडी की जो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, चेंज का मतलब कैसा, अगर वो एक समान वेलोसिटी से जा रही है तो चाहती नहीं है कि वेलोसिटी उसका बदले, एक समान वेलोसिटी ही रहना चाहती है, ना डायरेक्शन चेंज होना चाहती है ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहती है, मतलब वो रेजिस्ट करता है चेंज को। अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, तो चेंज का वो हमेशा रेजिस्ट करता है। तो एक प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी बॉडी की। क्लियर है बच्चों? तो उसे हम बोलते हैं इनर्शिया, याद होगा। अगर इनर्शिया को अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के रूप में समझे तो मास को ही हम इनर्शिया बोलते हैं। ठीक, कोई भी मास, अगर कोई हेवियर ब्लॉक है बच्चों, तो हेवियर ब्लॉक अगर एक समान वेलोसिटी से चल रही है तो ऑब्वियसली उसके वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ट्रक को ले लीजिए, ट्रक अगर एक समान वेलोसिटी से चल रही है एक ही डायरेक्शन में, उसके वेलोसिटी को चेंज करना है तो ट्रक बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा, आपको वेलोसिटी को जल्दी चेंज होने देगा नहीं। आप थोड़ा धक्का लगा के देखो, जल्दी हिलेगा भी नहीं वो। अगर वही साइकिल है और साइकिल अगर एक समान वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में अगर घूम रही है अगर, तो उससे चेंज करना थोड़ा आसान है, मतलब वो रेजिस्ट कम करेगी। तो समझ रहे हो, मतलब हम बोल सकते हैं कि साइकिल की जो इनर्शिया है थोड़ी कम है, ट्रक की जो इनर्शिया है वो थोड़ी ज्यादा है। तो ये सीधे सीधे मास पे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, मास से रिफ्लेक्ट होता है कि अगर किसी बॉडी की मास ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि भैया आपकी रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ट्रक की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, साइकिल की कैपेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है बच्चों, तो ये तो सिंपल फील है इनर्शिया का, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी डिटेल पढ़ा है, 9th क्लासेस वगैरह में पढ़ा है, ये आपको फील है। सो बेसिकली ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a body resist its चेंज, ऐसा बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी को रेजिस्ट करता है। ओके, मतलब अपने वेलोसिटी को चेंज होने नहीं देता है, या रेस्ट में है तो फिर मोशन में आने नहीं देता है। ओके, मतलब ये किसी भी एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। अगर आसान भाषा में बोले, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ लिए हैं, तो किसी भी एक्सेलरेशन को ये रेजिस्ट करता है, चाहता ही नहीं है कि सिस्टम में एक्सेलरेशन आ जाए। एक समान वेलोसिटी है तो रहना चाहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती, क्योंकि रेस्ट से मोशन में आएगी तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो मैं एक लाइन में लिख देता हूं, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी resists any acceleration। ठीक है, इट्स कॉल्ड, हम बोल सकते हैं उसको इनर्शिया। जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक में तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, सो दिस इज द इनर्शिया, ये पहले से आपको मालूम है बच्चों। इसका जो सेंस होता है इनर्शिया का, ठीक है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब मास, इनर्शिया का मतलब मास, मतलब हेवियर मास, हेवियर मतलब लार्जर इनर्शिया। ठीक, ये भी आपको फील है। बट बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये नया नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, थोड़ा इसको मैं फील कराता हूं। जब भी हम लोग रोटेशनल मोशन में आते हैं, जैसे कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के टुवार्ड्स अगर हम उसे रोटेशन लगातार कर रहे हैं, एक्सिस में कोई फ्रिक्शन रिएक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं कोई एक्सटर्नल एजेंट वहां पे नहीं है, और मान लीजिए वो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है,
तो घूमती रहेगी। यह भी बात आपको पता है कि रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, वो लगातार घूमती रहेगी, कहीं कोई रिटार्डिंग फोर्सेस मौजूद नहीं है। ठीक, तो फिर उसे रोकने के लिए बच्चों, उसे रोकने के लिए आपको एंगुलर सेंस में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाद में चल के आपको समझ में आएगा कि फोर्स इन एंगुलर सेंस क्या होता है। ठीक, उसे हम टॉर्क बोलते हैं बच्चों। एक ऐसे फोर्स लगाओ जिसके वजह से बॉडी रोटेट करने लगे, या रोटेट कर रही है तो रोटेशन उसका बंद हो जाए, कम हो जाए, तो उस फोर्स के इस इफेक्ट को एक अलग फिजिकल क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम टॉर्क बोलेंगे। डिटेल पढ़ेंगे बच्चों, बस अभी थोड़े से फील के लिए मैं बात बोल रहा हूं कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है। ठीक, अगर बच्चों मैं ओमेगा उसका चेंज करना चाह रहा हूं तो मेरे को उसके ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। इसके लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, या दूसरे भाषा में अगर हम ये एक्सेलरेशन के भाषा में बात करें तो हमें अल्फा देना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा होगी तो ओमेगा बदलेगी। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में अगर किसी एक्सिस के टुवार्ड्स कांस्टेंट अगर ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा उसका एकदम कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो बच्चों उसको अगर मेरे को चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा देना पड़ेगा उसमें, मतलब उसके अल्फा होगी। तो रोटेशनल मोशन में भी वो ऑब्जेक्ट क्या करती है, रेजिस्ट करती है। मतलब अगर कोई कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है तो वो चाहती है कि घूमते रहे। किसी भी टाइप की एक्सेलरेशन का वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है। मतलब किसी भी टाइप की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वो हमेशा क्या करती है, रेजिस्ट करती है। क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि कोई भी सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही है तो उसकी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगी, हर पॉइंट की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगी ही, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, टेंजेंशियल। ओके, टेंजेंट के डायरेक्शन में किसी भी एक्सेलरेशन को वो रेजिस्ट करती है, या अल्फा को रेजिस्ट करती है। क्लियर है? तो बच्चों बॉडी की इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब आपको दिमाग में आ रहा है कि सर ये जनरली एक लीनियर मोशन की कहानी है इनर्शिया। ठीक है, कोई बॉडी चल रही है एक समान वेलोसिटी से या रुकी हुई है तो किसी भी टाइप के एक्सेलरेशन का ये एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करेगी, और ये किसको रेजिस्ट करेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करेगी। ठीक, वो अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है तो घूमते रहना चाहेगी, अगर आपको बढ़ाना है घटाना है तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, मतलब एजेंट वहां पे जरूर मौजूद होना चाहिए। ठीक, तो सिंपल है, ये क्या है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a rigid body कह सकते हो ना, resists any change in its angular velocity, मैं ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी में किसी भी टाइप के चेंज का वो रेजिस्ट करता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ी सी फील आ गई क्या, इसको बोलते हैं बच्चों मोमेंट। ये तो ऊपर ऊपर फील आ रही है ना, मैं और फील कराता हूं, डोंट वरी बच्चों, और फील कराता हूं। ठीक है, अब यहां पे मैंने बोला कि हेवियर मास होगा बच्चों, कोई हेवियर मास होगा तो सर उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। फील भी आया साइकिल ट्रक एग्जांपल से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लगता है आपको, जैसे मैंने कोई एक रॉड लिया, ओके, मैंने बच्चों कोई रॉड लिया या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लिया और किसी एक्सिस के टुवार्ड्स मैं उसको घुमा रहा हूं, ऐसे से घुमा रहा हूं, ऐसे से घुमा रहा हूं। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, हमने कोई भी एक्सिस बनाया, इस रॉड में कोई भी एक्सिस बनाया तो इसके घूमने की जो टेंडेंसी है, इसके घूमने की जो घूमते रहने की जो इसकी एबिलिटी है, या ऐसा कह सकते हो इसके ओमेगा में चेंज नहीं होने की जो टेंडेंसी है, ओमेगा चेंज होना चाहती नहीं है, रेजिस्ट करती है, तो ये क्या हर एक्सिस के अबाउट सेम होगा, क्योंकि इस रॉड सेम ही है, रॉड का मास 5 kg मैंने ले लिया है। तो आपको लगेगा प्राइमरी जो चीज कंसेप्ट से लगेगा कि सर इसमें मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, तो सर इसमें भी वैसा ही कुछ होगा, कोई हेवी बॉडी चल रही है सर, ऐसे से चल रही है तो मास ज्यादा होगी तो इनर्शिया ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक बड़ी कमाल की चीज आपको देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फील करो, अगर आपके पास मेरे पास प्रैक्टिकली अगर एक मैं छोटा सा आपको डिवाइस बना के बताता हूं, थोड़ा सा आपको मजा आएगा उसको समझने में। जस्ट सी इट बच्चों, मैंने यहां पे एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है। ठीक, ये चीज दिख रहा है आपको, इसमें मैं अगर होल कर दूं, ठीक है, इसमें मैं एक होल कर दूं ऐसे नॉर्मल सा। ठीक है, जस्ट टेकिंग, बच्चों मैं यहां पे एक छोटा सा होल मैंने कर दिया, जस्ट सी इट।
थोड़ा एग्जांपल आप कोशिश कीजिए समझने का। मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया ऐसे, ठीक है। इस बॉडी को मैं ऐसे रोटेट कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने ऐसे मार दिया, रोटेट कर रहा है। जो रोटेशन की इसमें टेंडेंसी है, और मैं एक्सिस थोड़ा सा बदल दूँ, थोड़ा फील कीजिएगा बच्चों, थोड़ा फील कर लोगे तो मजा आ जाएगा इस टॉपिक को समझने में, ठीक है। जस्ट ये एक्सिस थोड़ा सा, इसको मैं रोटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने इतना कस के मारा, एक चक्कर के बाद रुक गया, देखो रुक गया। अब मैं इसी चीज को इस एक्सिस के टुवार्ड्स में चाहूं, मैं उतना ही कस के मार रहा हूं, थोड़ा सा फील करना, बस मैं उतना ही कस के मार रहा हूं। आपको भी लग रहा है सर ये तो बहुत देर तक घूम रही है, मतलब इतना ही किया तो ये बहुत देर तक घूम रही है, लेकिन ये वाली इस एक्सिस के टुवार्ड्स सेम ऑब्जेक्ट को बच्चों अगर मैं ऐसे मारूं तो उतना देर तक नहीं घूम रही है, बस 2 या 3 चक्कर। लेकिन ऐसे कर रहा हूं तो आप खुद देखो, अगर अच्छे से मैं दिखाऊं बहुत देर तक, बिल्कुल। तो कहने का क्या मतलब, बॉडी तो एक ही है, मास तो एक ही है इसका, ओके। मैं क्या बदल रहा हूं बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जगह में बदल रहा हूं। तो इस बॉडी की रोटेशन करते रहने की जो टेंडेंसी है, किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है बच्चों, इस वाले में ज्यादा है। लेकिन दोनों पर बच्चों एनर्जी तो मैंने सेम ही दिया। देखो मैंने जो बाहर से जो मैं इस पर वर्क करा रहा हूं, मैंने जो एनर्जी प्रोवाइड किया नचने के लिए, तो मैंने एनर्जी तो दोनों में सेम ही दिया, लेकिन एक में बॉडी ज्यादा नच रही है और एक में कम नच रही है। ऐसा कैसे हो गया? अब ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिएगा बच्चों। देखिए अभी मैंने एक बॉडी लिया, जैसे मैंने अभी एक बॉडी लिया और यहां से एक एक्सिस लाया, तो इसमें इसकी ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा क्या है, मोर है। और सेम चीज पे अगर एक्सिस मैंने बच्चों यहां पे नचाया, सेम यहां पे सेम एनर्जी दिया, यहां भी बच्चों क्या दिया, सेम एनर्जी ई दिया, तो यहां पे ओमेगा बच्चों क्या है, यहां ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये क्या है, लेस है। ये चीज आपको दिखी है बच्चों, बिल्कुल दिखी है, ठीक है, ये चीज आपको दिखी है, ओके। इसमें बच्चों अगर मैं 2 ट्रक की बात करूं, जैसे यहां पे एक साइकिल की मैं बात करूं और एक ट्रक की बात करूं, ठीक है, दोनों पर सेम एनर्जी दो, दोनों पर सेम एनर्जी, थोड़ा फील करने की कोशिश करना बच्चों, बहुत मजेदार चीज है ये। तो मैं सेम एनर्जी दिया तो इसका वेलोसिटी हाफ ऑफ mv² बोलोगे, इस पे भी बोलोगे तो सर हाफ ऑफ mv², लेकिन इसका मास अलग है, इसका भी मास अलग है, इसका वेलोसिटी डेफिनेटली अलग होगा। बच्चों आप एक्सपेक्ट करो साइकिल पर सेम एनर्जी दो, ट्रक पर सेम एनर्जी दो, किसकी वेलोसिटी ज्यादा, सोचो किसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो आपके दिमाग में हो रही होगी कि सर इसकी वेलोसिटी ज्यादा, साइकिल की वेलोसिटी ज्यादा, मतलब एनर्जी दोनों का सेम है, लेकिन आपको फील है कि सर v1, मैं गलत लिख दिया ना, v1 सर ज्यादा होगी v2 से। क्यों ज्यादा होगी, एनर्जी तो सेम ही दिया, एनर्जी तो दोनों पर सेम ही दिया, बिकॉज इसकी मास बच्चों क्या है, इसकी मास कम है और इसकी मास ज्यादा है। तो आप ऐसे लिखोगे ना कि सर एनर्जी तो सब सेम ही दे रहे हो, तो सर m1 v1 का स्क्वायर बराबर m2 v2 का स्क्वायर, या ऐसे लिखोगे तुम, सिंपली बोलोगे सर एनर्जी तो कांस्टेंट है, बहुत अच्छा, तो सर हाफ ऑफ mv² कांस्टेंट है, बहुत अच्छा, सर mv² बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल। सर आप मास बढ़ाओगे तो वेलोसिटी घटेगा, सर मास घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो क्या दिक्कत है भाई, बिल्कुल सही है सर कि मास चूंकि इसका कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया भाई। लेकिन इस दोनों का मास क्या है बच्चों, सेम था, जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया, क्या दोनों का मास सेम था बच्चों? हाँ, दोनों का मास तो सेम था, दोनों सिचुएशन में मासेस तो सेम थी। बदला क्या यहां, बदला क्या बच्चों, एक्सिस बदला ना, एक्सिस बदला ना बच्चों, बिल्कुल। यहां पे एक्सिस कुछ और है। अब आप बोलोगे कि सर एनर्जी तो दोनों में सेम दिया, लेकिन इसका ओमेगा सर ज्यादा देर तक दिखा है, ज्यादा था, और इसका ओमेगा सर कम था, ये क्या चक्कर है सर? तो कुछ कुछ बच्चों कहीं ना कहीं चीजें वैसे ही रिलेट हो रही है, लेकिन यहां मास फैक्टर से काम हो नहीं पा रहा है, समझ पा रहे हो, यहां मास फैक्टर से काम हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे भी आगे चल के पढ़ोगे, जब बच्चों इसकी एनर्जी का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो वो होती है हाफ ऑफ, यहां छोड़ते हैं क्या है, छोड़ो यहां पे क्या है, बस ओमेगा² ओमेगा 1, और दूसरे का जब बच्चों हम एनर्जी लिखते हैं तो हाफ ऑफ समथिंग, आई डोंट नो यहां क्या है, ओमेगा 2²। एंगुलर सेंस में एंगुलर वेलोसिटी आती है, यहां m नहीं आता, मान लीजिए, तो यहां पर कुछ और क्वांटिटी है, कुछ भी, ठीक है बच्चों। जब जैसे ही दोनों को बराबर कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई क्वांटिटी है i, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, या i1 मान लेता हूं, यहां पे थोड़ी देर के लिए क्वांटिटी i2 मान लेता हूं, ठीक है,
सो 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से भी हम चीजों को वैसे समझ सकते हैं कि I1 ओमेगा का स्क्वायर सर कांस्टेंट होगा। जैसे सिंपली दोनों एनर्जी बराबर है तो आप बोल सकते हो कि हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर सर अगर एनर्जी हो रही है, ठीक है, तो एनर्जी चूंकि कांस्टेंट है तो सर I ओमेगा स्क्वायर क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो सर अगर सर I अगर बढ़ेगा तो सर ओमेगा घटेगा। आप बोल रहे हो ना सर I, यहां पे I आपको पता नहीं है क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लो कुछ I है, तो आप बोलोगे ना सर समथिंग यहां पर बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। तो आप खुद बोलोगे कि सर पक्का कुछ ना कुछ सर ओमेगा घटा है तो इसका कुछ ना कुछ पैरामीटर ज्यादा है सर। यहां तो सर दिख रहा था मास ज्यादा है, लेकिन सर दोनों का मास तो यहां बात कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की मासेस क्या है? सेम है। तो कुछ तो है सर जो इसका ज्यादा है, जिसकी वजह से सेम एनर्जी देने से इसमें किसी में ओमेगा कम आ रही है और इसको ओमेगा ज्यादा। अगर मैं इससे कंपेयर कर करके समझो तो, और बच्चों ये जो कुछ क्वांटिटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं कुछ इसका ज्यादा है, यही कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आपको फील आ रही होगी, यही जो कुछ है, धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा ये सब चीजों में बोल रहा हूं, लेकिन अभी आपको फील आ जाएगी कि यही जो कुछ है बच्चों, यही कुछ क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। होपफुली क्लियर? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर आपसे कोई सिंपल तरीके से पूछेगा, जैसे मास की तो फील है ही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फील सिंपल अगर कोई पूछे तो आप सिंपल ऐसे बोलना कि एनर्जी सेम दो और ओमेगा ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी कम है, एंड दैट क्वांटिटी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली एनर्जी को लेकर के, है ना, एनर्जी को लेकर के ज्यादा ओमेगा किसी को मिल रही है तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी कम है, और वो जो कुछ प्रॉपर्टी कम है, ठीक है, या रोटेशनल जो प्रॉपर्टी कह सकते हो, रोटेशनल जो प्रॉपर्टी, सेम एनर्जी देने से जो रोटेशनल प्रॉपर्टी है बच्चों उसकी कम है। ठीक है, तो ये जो रोटेशनल प्रॉपर्टी जो कम की बात हम कर रहे हैं या ज्यादा है जिसकी किसी भी, वही बच्चों क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है? और अगर आसान भाषा में समझना है तो अब ऐसे समझ लो कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती रहना चाह रही है तो उसको रेजिस्ट करना जितना मुश्किल, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा, और किसी को रोटेट करना जितना आसान, सिंपल लहजों में बात, एनर्जी वाला चक्कर नहीं है यहां। तो अगर कोई रोटेट करते रहना ज्यादा चाह रही है तो ज्यादा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कम करते रहना चाह रही है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगी। ये एक जनरल सेंस में है, ठीक है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास वाले पर डिपेंडेंट नहीं है, केवल मास पर डिपेंडेंट वो चीजें नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, ओके, तो अगर दोनों की मास सेम ले रहे हैं फिर भी दोनों की रोटेशनल इफेक्ट अलग अलग है सेम एनर्जी देने से, यानी केवल और केवल मास पे डिपेंडेंट चीजें नहीं है रोटेशन में। अब क्या है, कैसे है बच्चों, ये सब पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो माइंड में हमेशा एक दिमाग में बना के चलिएगा ये चीज कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिकली हम उसके टेंडेंसी ऑफ रोटेशनल इफेक्ट चेक कर रहे हैं। मतलब एक बार अगर रोटेट कर ली, ठीक, तो वो रहना किस में चाहेगी, मतलब ज्यादा देर तक वैसे करते रहना कौन चाहेगी। एक बार अगर रोटेट हो गई तब की बात हो रही है, ठीक है। जैसे यही रॉड ले लेते हैं, अगर मैं यहां से सेंटर से एक एक्सिस बना लूं और इसको 4 रेडियन पर सेकंड से घुमा दूं, लगातार घूमने देते हैं, और एक और एक्सिस बना लूं यहां पे और इसको भी मैं 4 रेडियन पर सेकंड से घूमते रहना देना चाहता हूं, ठीक है। तो अब बताइए किसको रोकना बड़ा मुश्किल, ठीक है, बस ये किसको रोकना बड़ा मुश्किल। अगर एक ओमेगा से दोनों को चला दिया तो किसको रोकना ज्यादा मुश्किल। अब जिसको रोकना ज्यादा मुश्किल, ऑब्वियसली उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। बस ये माइंड में फील करके चलना, ठीक। तो सब कुछ करेंगे बच्चों, पहले जीरो लेवल से चीजों को पढ़ना चालू करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कंफर्म है बच्चों कि वो मास पर तो डिपेंड करता ही होगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ साथ एक्सिस कहां है बच्चों, उस बात पर भी डिपेंड करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक उसकी पोजीशन और मास दोनों की मिक्सअप क्वांटिटी है। इनर्शिया वनली मास से डिपेंडेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास तो है, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन मासेस एक्सिस से कहां पे है। सेंटर पे एक्सिस डाल दूं तो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, एक्सिस यहां डाल दूं तो मासेस अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो मास प्लस उसकी पोजीशन दोनों मायने रखती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइंड में हमेशा सोचना कि टेंडेंसी ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन, टेंडेंसी ऑफ इट्स, मतलब हमेशा एक ही रोटेशन में वो करते रहना चाहेगी, तो किसकी टेंडेंसी बेस्ट है। जैसे ट्रक और साइकिल में कौन चलते रहना चाहेगी, तो ट्रक चलते रहना चाहेगी, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, ठीक। तो उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है बिकॉज उसकी मास ज्यादा है, ठीक। तो अब इसी तरह से फील के साथ पढ़ेंगे। तो अब ज्यादा फील नहीं, मतलब फील तो हो ही गया, अब सीधे सीधे कैलकुलेशन पे आएंगे, और कैलकुलेशन करते वक्त ज्यादा फील नहीं लेंगे, फील तो हो ही चुका कि भैया वो क्या टेंडेंसी है, बस फटाफट फॉर्मूला
क्वेश्चंस बनाने चालू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी रिजिड बॉडी बच्चों पार्टिकल से ही तो बनी हुई है, तो सबसे पहले पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर उस पार्टिकल को एक्सटेंड करके अलग अलग पार्टिकल का जो सिस्टम होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर पार्टिकल से कंटिन्यूअस सिस्टम बनी है, जैसे सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल से ही रॉड बना है, पार्टिकल से ही डिस्क बना है, पार्टिकल से स्फीयर बना है। इन सारे सिस्टम को हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो होपफुली क्लियर है। तो ऐसा कीजिए, पहले इन सब चीजों को कॉपी कीजिए, मैं थोड़ा साफ करता हूं और मैं आपको आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करता हूं अभी। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए इस सब चीजों को। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चीज है ये? चीज तो पता चल गया क्या है। रोटेशनल मोशन में मतलब बने रहने की टेंडेंसी, किसी भी चेंज को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों अब लोग बॉडी पे बात अभी आज के डेट में तो नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग पार्टिकल पे चर्चा कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं शॉर्ट में एम आई लिखूंगा। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल कैसे डिफाइन है, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पार्टिकल है, m मास की कोई पार्टिकल है और एक्सिस से ये r दूरी पर है और इस एक्सिस के टुवार्ड्स एस से गोल गोल घूम रही है ये। ओके, तो इस पार्टिकल की जो टेंडेंसी है बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मास पर ही केवल डिपेंड नहीं होती है, पोजीशन पे ही डिपेंड होती है। तो क्या डिफाइंड है बच्चों? डिफाइंड प्रूफ नहीं है इसका, मतलब हमें मानना पड़ेगा इस चीज को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, एम आई ऑफ अ पार्टिकल of mass m at distance smaller is defined as I equals mr square। कैसे डिफाइन है बच्चों? I equals mr square। एक्सिस से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ध्यान रखिएगा हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। क्लियर है बच्चों? बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसकी यूनिट वगैरह तो कुछ खास है नहीं, ये तो बच्चे वाली चीज़ें हैं, केजी मीटर स्क्वायर, और जहाँ तक डायमेंशन की बात है तो मास एल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये तो पार्टिकल का हो गया। अब पार्टिकल का अगर कोई सिस्टम है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सीधे सीधे समेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों अगर हमसे कोई पूछे कि एम आई ऑफ सिस्टम किसका भाई, तो पार्टिकल्स का, जनरली डिस्क्रीट पार्टिकल्स की बात मैं कर रहा हूं, अलग अलग पार्टिकल्स से। ओके, तो उसका क्या होगा? तो ऑब्वियसली अगर किसी सिस्टम का निकालना हो तो आप क्या करेंगे? समेशन ओवर एम आर स्क्वायर। समेशन ओवर एम आर स्क्वायर का मतलब हर पार्टिकल की मास और उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका स्क्वायर, सबका सम कर लो। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स, एक सिस्टम बना हुआ है पार्टिकल्स का अलग अलग। ठीक है, तो हर पार्टिकल कोई m1 मास की है, r1 दूरी है उसकी, r2 परपेंडिकुलर दूरी है, m2 मास है। ठीक है, कोई r3 है, m3 है। तो यहाँ पे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का अगर हम निकालते हैं तो वो होगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया बच्चों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो ये हम लोग देख लेंगे किसी सिस्टम का। छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आइए, सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल बच्चों यहाँ पे है। ओके, एंड इसकी ऐसे दूरी दी गई है, ये एक्सिस है अपना ए बी, यहाँ से ये 2 मीटर पे है और यहाँ से यहाँ ये भी 2 मीटर पे है। क्लियर है? और यहाँ से यहाँ बच्चों ये 60 डिग्री पे है। ठीक, और इसकी मास है 1 kg, इसकी मास है 2 kg। एक्सिस बच्चों ये है, ध्यान रखिएगा, एक्सिस मैं ऐसे बना देता हूँ, ये एक्सिस है, ये 1 kg, ये ऐसे, इसकी लोकेशन कुछ ऐसे दी गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इस 2 पार्टिकल की जो सिस्टम है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ठीक है, इस एक्सिस के टुवर्ड्स, तो आपको आई ए बी फाइंड आउट करनी है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, फर्स्ट पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा बच्चों, ये देखना पड़ेगा ना, बिल्कुल, ये r1।
दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, मान लो ये r2, तो हमें r1 चाहिए होगा, ये 2 है, ये थीटा है, तो सामने का क्या होगा, r1 साइन थीटा। सो r1 विल बी 2 साइन थीटा एक्चुअली, 2 साइन 60, सो दिस इज √3। और अगर मैं r2 निकालने की कोशिश करूं तो r2 क्या होगा, दिस साइन 60, इसका मतलब 4 साइन 60, साइन 60 कितना होगा, √3/2 यानी 2√3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का चाहिए। ओके, सो ये 1 kg इंटू इसकी डिस्टेंस r1 स्क्वायर, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर, और ये है 2 kg इंटू इसकी डिस्टेंस क्या है r2 विच इज 2√3 स्क्वायर। सो ये हो गया 3, और ये 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, आई थिंक सही है, 27 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ये सिस्टम का हमारा क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान इस बात का रखेंगे, 1 इंटू 2 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं करेंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना ये है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से छोटे मोटे सवाल मैं और सेट करता हूं, पहले आप इसको कॉपी कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे साफ करते हैं। तो पार्टिकल का समझ में आ गया आपको, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का भी समझ में आ गया, 2, 3, 4 पार्टिकल का हो तो कैसे निकालेंगे, आसान है ये। आइए बच्चों कुछ सवाल और करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा ट्रायंगल है, जैसे बच्चों ऐसा ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा सब लोग अच्छे से, ये ट्रायंगल L साइड वाली है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC, और यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, ठीक है। ये मान लीजिए 1 kg की कोई मास है, ये 2 kg की कोई मास है, और ये 4 kg की मास है यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों एक्सिस कैसे कैसे देगा, वो एक्सिस को भी समझिए। ट्रायंगल है तो बच्चों एक प्लेनर होगा, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सिस बना रहा हूँ, एक ऐसी एक्सिस जो B से पास कर रही है, एक ऐसी एक्सिस जो B से पास कर रही है। अब B से जाने वाला, अगर 3 स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसे 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 है, तो B से जाने वाला A B C, B से जाने वाला बच्चों हजारों एक्सिस हो सकती है, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए। तो मैं कुछ क्लियर वेल डिफाइंड एक्सिस ले रहा हूं, एक्चुअली इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाने वाला B से, समझ पा रहे हो, A B C 3 पॉइंट्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे, B से जाने वाला और एक परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहा हूं, उस एक्सिस के टुवार्ड्स इस वाले मास, इस वाले मास और इस वाले मास का क्या करनी है, इंडिविजुअल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं लैंग्वेज में, फाइंड द MI ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस को पहचानना बड़ा जरूरी है, passing through B and perpendicular to the plane of triangle, जो ट्रायंगल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। अब बच्चों थोड़ा इसको फील करो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, 60-60 होगी। अब इसको थोड़ा फील करना जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब सोचो ये मेरे पास ऐसा है कुछ, मैं थोड़ा बना दूं समझाने के लिए, ऐसा कुछ है, मैं एक नहीं बना रहा हूं, आप फील कर लेना भाई, ऐसा है कुछ, ठीक। यहां पे एक है, यहां पे एक है, यहां पे एक है, समझना। मान लीजिए कि B यहीं पे कहीं है, B यहीं पे कहीं, एक्सिस बच्चों ये हो गया। अब सोचिए इस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बच्चों, अब सोचोगे कैसे सर, बच्चों ये जो प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन का हर एक लाइन क्या इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, सोच के देखो, क्या इस एक्सिस पर इस प्लेन का हर एक लाइन परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल। तो ये वाली लेंथ भी परपेंडिकुलर ही है, ये वाली लेंथ भी परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली मास और ये वाली मास की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बच्चों यही वाली होगी, यही वाली, समझ पा रहे हो? सो गॉट द पॉइंट नाउ। तो यहां से जो एक्सिस गुजरेगी बच्चों, ये दरअसल ये जो डिस्टेंस होगी, थोड़ा सा इसको मैं फील करा के ऐसे बनाऊं, ये अपनी ऐसी एक्सिस है, ऐसे कुछ हो रही है, ऐसे कुछ हो रही है, समझ पा रहे हो? ये तो इसके साथ परपेंडिकुलरली है, इसके साथ ये परपेंडिकुलरली है, ऐसे ये 3D का है, मतलब वो शायद ये फील नहीं आ रहा हो आपको, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये 3D की फोटो है ना, मतलब एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे ऐसे चला गया एक्सिस, तो इसके साथ ये परपेंडिकुलर ही है, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बच्चों 1 kg की इसी एक्सिस से दूरी क्या होगी, ऐसे देखो, फील करो, देख रहे हो
क्या ये परपेंडिकुलर है? देखो हाँ ये परपेंडिकुलर है। क्या ये वाली भी परपेंडिकुलर है? बिल्कुल। और ये 1 kg का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही नहीं, बिकॉज उसकी एक्सिस से डिस्टेंस है ही नहीं, बिकॉज एक्सिस वहीं से गुजर रही है, आर विल बी 0। तो अगर मैं आई ऑफ सिस्टम निकालूंगा तो आई ऑफ ए पार्टिकल, आई ऑफ बी पार्टिकल, आई ऑफ सी पार्टिकल ऑब्वियसली। और आई ऑफ मैं ए पार्टिकल की बात करूंगा तो वो एक्सिस से एल दूरी पर है। एक्सिस से कितनी दूरी पर बच्चों? एल पे है, तो वो है 4 इंटू एल का स्क्वायर। बी की बात मैं करूंगा तो बी का तो मास है 1, लेकिन एक्सिस है ही नहीं दूरी उसकी कुछ खास, सो ये 2 इंटू ये एल का स्क्वायर, सो फाइनली 4l स्क्वायर। तो आई एफ क्या मिल गया बच्चों? ये एक सिस्टम मिल गया। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं 6l स्क्वायर। क्लियर बच्चों? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, नाउ कभी कभी एक्सिस बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमसे बोला कि भाई इसके सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, ओके, पूरे सिस्टम की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ऐसा सुनो तो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है, ओके, इस सेंट्रोइड से जाने वाले एक्सिस, इस सेंट्रोइड से जाने वाले एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, अगर हमसे पूछ ले कि अगर सेम बॉडी है, ऐसा ये 4 kg है और ये 1 kg है और ये 2 kg है और इसके अबाउट कोई एक्सिस, बच्चों अगर कागज के प्लेन पर ऐसे कर दे, मतलब एक एक्सिस अंदर की तरफ जा रही है, बाहर से अंदर, और ऐसे कर दे तो अंदर से बाहर। फिलहाल हमें डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से कोई लेना देना तो है नहीं, हम अंदर से बाहर, मतलब बाहर से अंदर करें या अंदर से बाहर, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, बस एक्सिस से मतलब है। तो मेरे को इस ए बी या कुछ भी नाम ले लिया, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो बच्चों ये कैसा हो गया? सोचो, इसको पेन को ऐसे डाल लो, डाल लिया तो ये वाली मास की परपेंडिकुलर दूरी तो ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, तो ये निकालना पड़ेगा, ये सब निकालना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल। तो चलिए मैं निकाल के बताता हूं आपको। चलिए देखिए, तो ये वाली दूरी परपेंडिकुलर होगी इससे, ये वाली दूरी परपेंडिकुलर, और ये वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारी दूरियां बराबर ही होती है, इतना तो आपको पता होगा ही। तो बच्चों ये तो l/2 होगा और ये 30 डिग्री हो गया। तो अगर मैं cos 30 लगाऊं, cos 30 लगाऊं तो क्या होगा? l/2/r, सो दिस इज √3/2 l/2r। ऐसे भी r इक्वल्स क्या हो गया बच्चों? l/√3। तो ये हमें पता पड़ गया सारे का, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी तो यही होगी और सबका निकल गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा सिस्टम का, तो तीनों का निकालना पड़ेगा। तो 1 इंटू आर स्क्वायर, 2 इंटू आर स्क्वायर एंड 4 इंटू आर स्क्वायर, 7r स्क्वायर। 7 और r तो अपने निकाल के रखा हुआ है। सो दिस इज वेरी सिंपल, कुछ भी खास नहीं है। तो बच्चों जब भी किसी सिस्टम का निकालना हो तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं होता बच्चों के लिए, बस आप सही से एक्सिस देख लो और चीज़ों को डील कर लो। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे हजारों सवाल सेट कर सकते हो पार्टिकल्स का, बस सेट करते रहो, खेलते रहो, कुछ है नहीं, बस सबका एक्सिस से आप डिस्टेंस देख लो अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का और पार्टिकल की जो सिस्टम है, डिस्क्रीट पार्टिकल की जो सिस्टम है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सिस्टम है, ओके, उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लिया। यहां तक में तो कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा बच्चों? ओके, अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। वहां से चीजें बहुत मजेदार होने वाली है। उसमें हम लोग 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरे को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों को हम लोग प्रूव भी करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, और फिर उसको प्रॉब्लम्स बनाने में बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो सेशन में, रोटेशन में।